ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आया हुआ है गेट 20 इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में फॉर 1 मार्क। तो पहले चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या बोला गया है। अ सुपरएडिटिव फंक्शन f satisfies द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज सुपरएडिटिव फॉर x ग्रेटर देन 1। तो मैं कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, सबसे पहले उसको क्या करना है ना, जो मेरा फर्स्ट एक्शन जो लेता हूँ, जो फर्स्ट स्टेप लेता हूँ मैं, वो है ऑब्जर्व। जैसे एग्ज़ाम में अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता ना तो मेरा सच में मैं बहुत डर जाता। क्यों? क्योंकि ना ये देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, उसी में यहाँ पे सबसे पहला वर्ड ही ऐसा ख़तरनाक सा लगा। ये तो मतलब अननोन चीज़ों से ना एग्ज़ाम टाइम पे खासकर और ज़्यादा डर लगता है। हम बता नहीं पाते कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या करना है क्वेश्चन में। तो ऐसी चीज़ों से ना सबसे पहले हम डर जाते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब करना क्या है ना, हम उसको इग्नोर कर दे थोड़ी देर के, ठीक है। नाम दिया है, जब आप ध्यान से देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, ये कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम दिया हुआ इस फंक्शन का। हमको फंक्शन तो बता दिया है कि फंक्शन क्या करता है, हमारे लिए सबसे मेन डेटा वही है। तो एग्ज़ाम में ना ऐसे बड़े बड़े नाम देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला क्या है कि हमको पता करने की पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है कि इन फंक्शंस में से कौन सा सुपरएडिटिव है। ये हमने पता कर लिया कि ठीक है, हमको इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा सुपरएडिटिव है, ठीक है। फिर अगला चीज़ क्या दी हुई, एक रेंज दी हुई है, मतलब उसमें भी दिया हुआ है सुपरएडिटिव फॉर x ग्रेटर देन 1 रेंज के लिए। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमको कौन सा फंक्शन सुपरएडिटिव है वो देखना है। तो एक चीज़ मेरे को और दिख रही कि नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना x1 x2 ऐसा करके 2 वैल्यूज़ दी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं फालतू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाने के बजाय मैं सोचता हूँ ना डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ भी वैल्यू के रेफरेंस में दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 1 एक वैल्यू है उसके रेफरेंस में, और मेरे को ना यहाँ रूट वगैरह भी दिख रहा है। तो मैं क्या सोचता हूँ ना, अब x1 x2 2 नंबर में चूज़ कर लेता हूँ, और ऐसे चूज़ करता हूँ जो थोड़े मेरे को कंफर्टेबल लगे। तो ना मैं अज्यूम करता हूँ x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट दिख रहा है, यहाँ पे अंदर में x1 प्लस x2 आने वाला है, दैट इज़ 2 + 2 4 होगा। तो 4 का रूट मेरे को पता है 2 है, और इवन 2 का रूट भी मेरे को पता है 1.4 होता है। तो मैंने इसलिए ना अपने कंफर्ट के हिसाब से वैल्यूज़ लिखी। अब मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करके देखता हूँ कि कैसे निकलता है, क्या आउटकम आता है, ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए लिखता हूँ मैं। तो ऑप्शन ए में जो हमको कंडीशन दी हुई है उसमें क्या होगा, e का पावर 2 + 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू e का पावर 2 + e का पावर 2। अब यहाँ आपके लिए टिप, ठीक है। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.7 कुछ, पर अभी जैसे मैं कंडीशन देख रहा हूँ ना, इसमें कुछ ऐसा मेरे को वैल्यू नहीं पूछी या कुछ नहीं पूछा है। तो मैं क्या करूँगा ना, जैसे मैंने बताया ना, मैंने यहाँ पे एक कंफर्टेबल नंबर चूज़ किया अपने हिसाब से। तो अगर मैं इसको 2.7 लिखूँ, फिर कैलकुलेटर में जाऊँ, या किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए आपको हाथ से कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स है वो फालतू, तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली ई की वैल्यू है 2.7, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसको 3 मान लेता हूँ, क्योंकि मैं बताया ना, रीज़न ये है ना कि मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई डेफिनेट वैल्यू कोई पूछी नहीं है। मतलब सिर्फ मेरे को एक अंदाज़ा चाहिए कि कौन सा इनमें से सही होगा। अगर आपको लग रहा है, फिर उसके बाद भी अगर आप 3 अज्यूम किए और उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये क्लोज कॉल हो सकता है, तब आप 2.7 पे भले ही चले जाइए। पर फर्स्ट स्टेप जो मैंने सोचा ये क्वेश्चन देख के, मैं कि ई को 3 अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, मैं एक्सपोनेंट को 3 अज्यूम किया, तो 3 का पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 3² + 3², ये होता है 81। 81 इज़ ग्रेटर देन 9 + 9, दैट इज़ 81 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये देखिए, ये वाली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, ये सुपरलेटिव इस प्रॉपर्टी को फॉर दिस वैल्यू सेटिस्फाई करता है। अब पर तो भी श्योर होने कि बाकी क्वेश्चन में क्या आता है क्या नहीं, बाकी ऑप्शंस में, तो बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं फिर। इस फंक्शन के लिए मैं इसको लिखता हूँ, x1 x2 को मैंने 2 2 ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 + 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √2 + √2। तो ये कितना आया, √4 इज़ ग्रेटर देन
1.4 प्लस 1.4, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 2.8 बोल रहा है। मतलब जब मैं इसको यहाँ पुट किया तो ऐसा मेरे को बोल रहा है 2 इज़ ग्रेटर देन 2.8। अभी आप देख सकते होंगे कि क्यों मैंने x1 x2 की कंफर्टेबल वैल्यूज़ अगर ली तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए इतना सिंपल से मेरा एक कंक्लूजन निकल गया, मेरे को कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ा। तो ऑब्वियसली 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2.8, तो ये फंक्शन जो है फॉर दीज वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये सुपर एडिटिव फंक्शन हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, 1/x को देखता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, वन बाई टू प्लस टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो 1/4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ऐसा आ रहा है, ऑब्वियसली ये भी गलत है, तो मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि हाँ ये भी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। नेक्स्ट जाता हूँ इस फंक्शन पे, तो क्या आएगा मेरा e का पावर माइनस में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, ये ध्यान रखिएगा, x1 प्लस x2 क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट में है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ ना तो भी कोई गलत नहीं होगा, e के पावर में माइनस में ब्रैकेट में x, ताकि आपको आसानी हो जाए कि ब्रैकेट में अगर x था तो ब्रैकेट में ही x1 प्लस x2 जाएगा। 2 प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, कई बार क्या होता है ना, छोटे छोटे ब्रैकेट्स वगैरह ही ना, मतलब क्योंकि हम एग्ज़ाम में रहते, पैनिक में रहते, छोटी गलतियाँ ही ना, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ कुछ होती नहीं है, कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही ना फंस जाते हैं। इस पे जाते हैं वापस, मैं यही लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया, ई की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो मैं क्या लिखूँगा, 3 टू द पावर माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस 2। ये कितना आया, 1/81 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9, 1/81 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9। तो यहाँ पे भी देखिए ये भी ऑब्वियसली सही नहीं है, तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते कि हाँ जो हमने पहले चूज़ किया था, सबसे पहले ही हमारा ऑप्शन सही आ गया था, तो उस पर बस क्रॉस चेक करने के लिए मैंने बाकी 3 भी चेक कर लिया। एग्ज़ाम में भी ना क्या कर सकते हैं ना, आप अगर एकदम श्योर है कि आपने इस मेथड को, इस ऑप्शन पे पहुंचने को बहुत सही तरीके से आपने सही मेथड लगाया और सब कुछ सही हुआ है ना, तो मैं बोलूँगा ना कि आप डायरेक्ट मार दीजिए, उसके बाकी 3 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका कि हाँ आप एकदम श्योर हो कि ये आया है। अभी मैं एकदम 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि एक मेरा सही आया, 3 सेटिस्फाई नहीं किए, पर एग्ज़ाम में कई बार कम टाइम रहता है ना, तो इतने जाने की बजाय हम डायरेक्ट मार सकते इसको। अब इसी क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको एक और बोनस मेथड भी बताता हूँ। वैसे देखिए एग्ज़ाम में तो कोई 2 मेथड से सॉल्व करता नहीं है, पर बट सिंस क्योंकि मैं सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कुछ और चीज़ भी ऑब्जर्व किया, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ एक बोनस मेथड जैसे। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन को देखा, तो ये देखिए इसमें मैं सिर्फ बाकी कुछ नहीं देखा, सिर्फ मैं ना इतना जो मुझे एक फिगर दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिर्फ मैं इसको देख रहा हूँ। तो इसमें क्या है, उसमें भी ऐसा ना ग्रेटर वेटर जब आता है ना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को इक्वल टू हमेशा अच्छा लगता है, तो मैंने इसी को ना एक अलग मेथड में फॉर्म में लिखता हूँ, f(x1 प्लस x2 इज इक्वल टू f(x1 प्लस f(x2)। मतलब मैं क्या कि ग्रेटर हटा दिया कि एज अ जस्ट बाउंड्री, इसमें बोल रहा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि चलो इक्वल टू को एक बाउंड्री मान लेते हैं, उससे जो भी ग्रेटर फंक्शन रहेगा उसको मैं सुपरलेटिव मान लूँगा। इसको जब मैं देखा तो मेरे को समझ में आया कि ऐसा कौन सा फंक्शन होता है। जब मैं ये देख रहा हूँ मेरे को तो वैसे सिंपल ही दिख रहा है कि अगर मैं f हटा दूँ, सिर्फ ऐसे नॉर्मल छोड़ दूँ, दैट इज़ अगर मैं जो हमारा f(x) फंक्शन है इज इक्वल टू x ले लेता हूँ, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये देखिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ मैंने बोला ना, मैंने जब इक्वल टू लिया तो मेरे को ये पता चल गया कि ये हमारा बाउंड्री फंक्शन है। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ,
ठीक है, और मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लॉट करूँ, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल क्या था, ग्रेटर देन है इक्वल टू, मतलब जो फंक्शन हमारा इस रेंज में आए, यहाँ पे ऊपर वाले साइड में आए फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, उसको मैं सुपरलेटिव डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सोचा कि चलिए एक बार इन सबका एक बार ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ये टू द पावर माइनस एक्स था और ये ध्यान रखने की ये जो दिया हुआ है फॉर x ग्रेटर देन 1, जो क्वेश्चन था हमारा x ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। तो मैं एक बार सोचा कि चलो इनका भी ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, क्योंकि 1 हमारा यहाँ पे की है x इज इक्वल टू 1, उस पर मैं खासकर ध्यान दूंगा थोड़ा। e टू द पावर x का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ 0 जब रहेगा तो यहाँ वैसे ही 1 आ जाएगा, जब यहाँ 1 रहेगा तो जैसे मैंने x e को e इज इक्वल टू 3 अगर मान लिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये जो है 3। तो हमारा मान लीजिए हम जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है वो फंक्शन ये है, हमारा e का पावर x फंक्शन ये है। तो जैसे मैंने बताया ना कि जो ग्राफ ऊपर वाली रेंज में रहेगा, इसके ऊपर साइड वाले में जाएगा, वो सुपरलेटिव रहेगा। तो देखिए हम जैसे मैंने बताया ना 1 तो पहले ही था, यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ गई थी, फिर 1 पे इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो ये ग्राफ एवर इंक्रीजिंग है, मतलब कभी इससे नीचे जाएगा नहीं, ये मैं श्योर हो गया। अब रूट एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये है रूट एक्स का ग्राफ। रूट एक्स का ग्राफ ना डिक्रीजिंग होता है, मतलब उसका स्लोप ना थोड़ा कम होते जाता है हमेशा। तो इसमें क्या होगा ना, इनिशियली तो और जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, उसका ग्राफ ना ऐसा रहेगा। ये मीट कहाँ करेगा, ये भी 1 पे, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ना जो रूट एक्स है वो सुपरलेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ मैंने क्या बताया कि इस रेंज में, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर वाला जो भी रहेगा जिस रेंज में, वो सुपरलेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, मेरे को दिख रहा है। तो अब देखिए ये जब है ना, ये 0 से 1 जब है, 0 to 1 के रेंज में x इज इक्वल टू जब 0 to 1 है, तब ना ये सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एक्स टू। देखिए इतनी रेंज में क्या है कि ना इसका ग्राफ ऊपर है, पर देखिए 1 के बाद से ये डिक्लाइन होने लग गया। इसलिए आप सोचिए अभी ये क्वेश्चन भी जो फ्रेम किया है, जो वैल्यू यहाँ पे वो लिया है x इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, वो भी किसी पर्पज़ से लिया, क्योंकि ये फंक्शन था और ये फंक्शन 0 से 1 पे तो हाँ सेटिस्फाई करता है। 0 से 1 जब तक इसके अंदर जो टोटल वैल्यू है x1 प्लस x2 जब तक वो 1 है तब तक तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर उसके बाद नहीं कर रहा वो, ठीक है। अब 1/x और e का पावर x दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं आप। इनका ग्राफ कैसे होता है, ऐसा। और ये हमारा जो 1/x का ग्राफ है ऐसा, मतलब ये मैंने रफ बनाया है। इन दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट आप देखेंगे हमेशा सेम ही मिलता है। 1/x का तो यहाँ से चालू होगा, पर आगे जाके ना मेन मैं बात कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 1 के बाद से, वो हमेशा ना ऐसे डिक्रीज ही होगा। 1/x का ऐसे आएगा, e का पावर माइनस x का ऐसे आएगा, बस ये डिफरेंस है। पर देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, x मतलब लॉन्ग रन में देखिए, मेरे को तो यहाँ वैल्यू भी नहीं चाहिए, कितने पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो भी मेरे को नहीं चाहिए, पर लॉन्ग रन में आप देखिए कि ये एवर डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो x ग्रेटर देन 1 है, मतलब मैं अगर 100 भी पुट करूँ, 1000 भी पुट करूँ, उसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए, पर ये ग्राफ तो नीचे जा रहा है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये भी एक आपके लिए एडिशनल टिप है, एक सोचने का तरीका है। मे भी ये किसी और क्वेश्चन में यूज़ हो जाए, पर ये आपके लिए बोनस मेथड। कि ये तरीके से भी आप सोच सकते हैं ना, तो भी आप इस पे पहुंच जाते हैं।